अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियाँ सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। अल्लामा इकबाल रहमान ने फरमाया था, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर। क्या वो वक्त आन पहुँचा है? पाकिस्तान तुर्किया सऊदी अरेबिया के माबैन मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है और जिसमें कहा गया है कि अटैक ऑन वन इज़ अटैक ऑन ऑल, एक पर हमला सब पर हमला मुतसव्वर होगा। फिर इसमें और भी जो शिक्के हैं, अभी कुछ चीज़ें उसके कुछ शिक्के सामने आना बाकी हैं, लेकिन जो चीदा शिक्के जो पब्लिक की गई हैं उनमें डिटरेंस की भी बात की गई है। और डिटरेंस का मायना सिर्फ दिफा नहीं होता, ये दिफा से कुछ कई कदम आगे की एक कैफियत है और स्टेज है। तो ये भी एक हमारा आज का मौजू रहेगा। और एक मौजू जो अभी तक करंट मौजू है और वो वही है कि पाकिस्तान के निज़ाम को एक रीसेट चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की गई, सूबों की बात की गई, निज़ाम फेल होने की बात की गई। फिर बाद में कुछ तरदीद भी आ गई कि जी निज़ाम फेल होने से मुराद ये नहीं है कि हुकूमत फेल हो गई, लेकिन यह है कि जो 80 साल से निज़ाम चल रहा है वो फेल हो गया। निज़ाम दरअसल है क्या, ये भी आज हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पे आज हम चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान के बैनर के तले बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कोशिश करते हैं कि बैन अल-अक़वामी अमूर, कौमी अमूर और दीगर जो भी उनके साथ जुड़ी हुई बातें हैं उनका बनज़र गैर जायज़ा लिया जाए। आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी। आप आर्मी से इम्तियाज़ी सनद रखते हैं, साबिक़ चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन और आजकल चेयरमैन है नेशनल डेवलपमेंट फोरम। कर्नल साहब हम आपको वेलकम करते हैं। कर्नल साहब, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, क्या वो ख्वाब, एक तो ख्वाब अल्लामा ने देखा पाकिस्तान बन गया 1974 में, ये ख्वाब जो है ये भी शर्मिंदा ताबीर होते होते रह गया। फिर हमारे वो तमाम करिश्मा साज शख्सियात इस्लामी दुनिया की, कर्नल कज़ाफ़ी, शाह फैसल, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, सुकारनो, यासर अरफ़ात, क्या क्या दिन उन्होंने देखे और किस तरह मगरिब की साम्राज्यी क़ुव्वतों ने हमारे अंदर दाखिल होकर रखना डाला और हमें वो यकजहती और आपस में भाईचारे से उसको शिराज़ा उसका बखेर दिया। लेकिन अब लग रहा है कि इस्लामी उम्मा का कि वो मैं समझता हूँ हया का दौर आ गया है और अल्लामा साहब का ये जो शेर है इसकी शर्मिंदा ताबीर होने का शायद वक्त आ गया। जनाब जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर देखिए, मुस्लिम उम्मा ने पिछली 1-1.5 सदी में पर्टिकुलरली बहुत कुर्बानियाँ दी हैं जी। अपनी जान की, अपने माल की, अपने एसेट्स की, अपनी ज़मीनों की, अपनी फैक्ट्रियों की, अपने रहने वाली शेल्टर की जगह की जी। 1857 के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट गोरों की तहवील में रहा। उन्होंने हमें दबाया भी, हमें डिवाइड भी किया, हमें रूल भी किया और बग़ैर अपनी फोर्सेस के, बग़ैर ब्रिटिश सोल्जर्स के हमें रूल किया। हमारे अपने लोगों में से उनको आलाकार मिले, एजेंट्स मिले, जिन्होंने उनके लिए फोर्सेस इकट्ठी की, लश्कर इकट्ठे किए और अपने ही मुसलमान को जहां उनको नज़र आता था कि इसके अंदर कोई थोड़ी बहुती इस्लाम की अभी तक भी झलक नज़र आती है, उनको दबाया। उनको दबाने की तरफ भी गए, उनको ख़त्म भी किया, शहीद भी किया, जलियांवाला बाग भी किया। कोई भी जगह उन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी कि जहां उन्होंने तशद्दुद ना किया हो और हमने कोई भी मौका ऐसा हाथ से जाने नहीं दिया कि जहां हमने अपने खून की कुर्बानी दे के इसकी बुनियाद ना रखी हो। बिल्कुल सही कहा। ये बुनियाद सर
14 अगस्त 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बहादुर फ़ौज ये कुर्बानियाँ पिछले 79 ईयर से दे रही हैं जी। हमें तो कई डिकेड हो गए, हम हर हफ्ते नहीं हर रोज़ किसी न किसी शहीद के आला मुकाम को किसी को दफना रहे होते हैं और उधर पाकिस्तान का झंडा गाड़ रहे होते हैं। बेशक दुनिया में किसी कौम ने नहीं किया जी। ये कोई इतना कहना आसान है, करना तकरीबन नामुमकिन, बहुत मुश्किल काम है कि आप हर तरफ से सुपर पावर इंक्लूडेड, अफ़गानिस्तान इंक्लूडेड, इंडिया इंक्लूडेड, इजराइल इंक्लूडेड, चारों तरफ से आपको घेरा जाए और आपको हर तरीके से आपके ऊपर बम बरसाए जाएं, आपका हर इकोनॉमी का नुकसान किया जाए, आप पे सैंक्शन लगाई जाएं, आपको अपने जो हकूक़ हैं एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री उनको ना दिया जाए। हमारे साथ भी हुआ। फिर हमने सर देखा पिछले 46-47 साल से ईरान के साथ भी हुआ, और फिर उससे आगे देखें तो सारी मुस्लिम रियासतों से हुआ जी। लीबिया के मुअम्मर कदाफ़ी से हुआ, सऊदी अरब में शाह फैसल से हुआ, और फिर चल और इराक के और उसके बाद मिस्र के, सीरिया के, सर कोई जगह छोड़ी नहीं। लबनान भी इस वक्त सारा आधा गिरा हुआ है। और जब ये मैं समझता हूँ कि जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है। ये कानून कुदरत है। सही। इन गाजियों के जज्बा जहाद और जज्बा जुनून में फ़र्क नहीं आया। ये सब जो अभी फ़िलहाल 3 मुल्की इत्तेहाद हुआ है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। इसने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। वजह यह है कि टर्की नेटो का मेंबर है, और टर्की नेटो में वो फोर्स है जो कि नेटो की नंबर 2 फोर्स है, और प्रोफेशनली नेटो में सबसे कम्पिटेंट फोर्स है। यानी हत्ता के बरतानिया के मुकाबले की, सर बरतानिया, या फ्रांस, जर्मनी, ये सब की फोर्सेस जो हैं ये अभी वो फोर्स नहीं है जो कि मैदान जंग में जंग जीत के आए हों। टर्क ने जंग जीती है, ईरानियों ने जीती है, पाकिस्तानियों ने जीती है, खून दे के जीती है, कोई मुआहदा करके नहीं सिर्फ जीत ली। बहरहाल ये जो हमने दीवार खड़ी की ईरान की और पाकिस्तान की, पाकिस्तान पे पहले संदूर 1 लॉन्च किया गया ताकि हम ईरान की मदद न कर सकें, और ईरान पे फिर एक नहीं, ये दूसरा बड़ा अटैक है जी। पिछले साल भी किया मई में उन्होंने, और अभी वो सारी तैयारी करके आ रहे हैं। और ये मुझे अभी भी, मैं एक चीज़ कहता जाऊँ, पेशन गोई करता जाऊँ, ये MOU के मुआहदे से अमन नहीं आएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। अमेरिका जितना इसमें नीचे जा चुका है वो एक दफ़ा फिर आएगा पूरे जोर लगाने के लिए। एक आखिरी जंग अमेरिकी स्ट्रेटजिस्ट और पेंटागन एक आखिरी जंग के इंतज़ार में है, यानी वो एक बदले की सोच लेके, जी बिल्कुल, वो इंतकाम के नजरिए से, इंतकाम की लेके मुस्लिम वर्ल्ड को दफन करने की सोच लेके वो ये माफ़ करने वाले नहीं है। मगर इसमें मैं सर ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब कि टर्की नेटो की लीडिंग है फोर्स है, टर्की के पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास ताकत भी है, उनकी लोकेशन भी यूरोप के साथ जैसे लगती बड़ी इम्पोर्टेंट है। सऊदीया के पास वसाइल है जिनकी टर्की को भी कमी है, पाकिस्तान को भी कमी है। इकॉनमी टर्की की भी कमज़ोर है, इकॉनमी पाकिस्तान की तो बहुत ही कमज़ोर है। और ये वो वक्त था कि कोई ऐसी चीज़ जो इस खला को पुर कर सके जो मिडिल ईस्ट में हो गया है। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है, अमेरिकन बेसिस ख़त्म हो गए हैं, अमेरिका सोल्जर अभी उधर सरवाइव नहीं कर सकता, उनको होटलों के अंदर चुन चुन के भी मारा गया है। तो वो वक़्त गया
कि जब ये 17 बेसिस जो हैं ये ईरान को घेरा डाल के 46 साल बैठे हुए थे। वक्त बदल गया। अभी अगर अमेरिका चाहे भी तो इधर नहीं रहना मुमकिन। मेरा ख्याल उन्होंने भी अपनी सोच की इस पे वार गेमिंग की और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि जब हम जा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि ऐसी फोर्सेस उधर इकट्ठी हो जाएं कि जो ईरान को किसी तरीके से संभाल सके। और वो स्वाए मुस्लिम ब्लॉक के दुनिया में इस वक्त और कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्यों? इस वजह से कि पाकिस्तान चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट में है कई दहाइयों से और बड़े मजबूत डिफेंस पैक्ट में है, समुंदर से गहरी और चट्टानों से ऊंची और जो भी वो कहते हैं। चाइना पाकिस्तान के बहुत क्लोज है, टर्की यूरोप नेटो के बहुत क्लोज है, सऊदीया का डिफेंस पैक्ट यूएसए के साथ है, एग्जिस्ट करता है अभी भी। यूएसए की इन्वेस्टमेंट और सऊदीया की इन्वेस्टमेंट ऑयल में, पेट्रोल डॉलर में और इकोनॉमिकली भी और डिफेंस वाइज भी एग्जिस्ट करती हैं। ये उसके साथ साथ पैरेलल अरेंजमेंट आया है। जब ये पैरेलल अरेंजमेंट आया है तो इसमें सारे पैरामीटर पूरे हैं। जो पैरामीटर किसी भी फोर्स, किसी भी अदारे को, किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम सस्टेन करने के लिए चाहिए वो सारे पूरे हैं। यानी ये पैरेलल अरेंजमेंट जो है इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। नहीं सर, मक्का एग्रीमेंट ये इन कॉन्फ्लिक्ट, ये इंटर कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं अर्ज करता हूँ, ये बड़ी, ये सारा क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल को, ये सारा क्रेडिट जाता है शहबाज साहब को और उनकी टीम को, उनके साथ जो लोग लगे हुए हैं, डार साहब समेत। यानी ये उनका विजन था, विजन उनका था सर। विजन यानी इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने लीड किया। ये पाकिस्तान ने लीड किया, पाकिस्तान सर लीड करता रहेगा। दुआ ये करें कि हाफिज साहब और उनकी टीम, शहबाज साहब और उनकी कंपिटेंट टीम, ये दोनों मिल के इसी तरीके से मुल्क की खिदमत करते रहें और इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूट फूट ना हो। हमारे यहाँ टूट फूट मीडिया बड़े टास्क लेके तो मीडिया बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी मेहनत तोड़ करने की मेरी गुजारिश होगी मीडिया से भी और मेरी गुजारिश होगी अपने अस्करी अदारों से भी और शहबाज साहब से भी। सबसे मेरी गुजारिश होगी कि इस मामले को इंटरनली प्यार से, मोहब्बत से, अकल से, समझ से, विजडम से लेके चलें। टेबल पे बैठ के मामला तय कर लें, पॉलिटिकल पार्टी से भी, और टेबल पे मामला तय कर लें। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, हमें तो पिछले 4 साल हो गए हैं ये कहते हुए कि गवर्नेंस दफन हुई है, आपका अकाउंटेबिलिटी आपने खुद दफन कर दी जब 50 करोड़ की लिमिट लगा दी नैब को। उसके बाद आपके अकाउंटेबिलिटी के दीगर अदारे, FIA, पुलिस, ये वो तमाम फारग हैं। आगे आपकी जस्टिस का सिस्टम फारग है। आपकी 6 स्टेप में, 6 सीढ़ियों में, 6 मंजिलों में जस्टिस मिलता है। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट, चौथे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट और फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल। और बाज़ औक़ात तो बाद मर्ग मिलता है जाके इंसाफ, और बाद का वो भी नहीं मिलता सर। वो बाज़ मरने के बाद भी नहीं मिलता। बाज़ औक़ात नहीं सर, अक्सर औक़ात बाद मर्ग, बाज़ मर्ग और 3 जनरेशन्स कोर्टों में, वकीलों के दफ्तरों में और इसी में गुजर जाती है। लेकिन इसमें कर्नल साहब अक्सर वकला भाई हमारे या अदालतों के लोग कहते हैं जी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है ये बहाना है सर। ये मैं अर्ज करता हूँ सर, काम ना करने को बहाना ही लग रहा है सर। वर्कलोड इसलिए ज़्यादा है कि आपने डिसेंट्रलाइज नहीं किया। आपके पास रिटायर्ड जुडिशियल अफसरों की, जज साहबान की मौज है, इंटेग्रिटी वाले और कंपिटेंस वाले जजों की कमी नहीं है। आप क्यों नहीं उनको एम्प्लॉय करते? क्यों नहीं यूनियन काउंसिल तक भेजते? हर यूनियन काउंसिल में तक डिसेंट्रलाइज करें ये सिस्टम और उधर ही लोड ख़त्म कर दें। अगर जिरगे के सिस्टम के साथ मुल्क चलाए जा सकते हैं, पंचायत से चलाए जा सकते हैं, तो हमें किसने काटा हुआ है कि हम वो छोड़ के राजनपुर से बंदा चढ़े लाहौर हाई कोर्ट आने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए इस्लामाबाद जाए? और कितनी दफ़ा जाएगा?
कब अफोर्ड देखें, हर चीज़ को बिल्कुल मेरिट पे देखें, मेरिट पे देखें, मेरिट पे देखें। उनकी इस्लाह के ऊपर किताबें हमने लिखी, तैयार है प्रपोजल। ये उतना उस हद तक और उस तरीके से हाथ लगाइएगा जो फिजिबल रहे और जो फ्रिक्शन पैदा ना करे, तोड़ फोड़ ना करे, और सिस्टम भी चले, हुकूमत भी चले, वोट बैंक भी चले, मगर एक शर्त, गरीब खुशहाल हो। फिलहाल बुनियादी शर्त तो यही है। फिलहाल पाकिस्तान को एलीट क्लास रूल कर रही है, और वो एलीट क्लास रूल कर रही है जो गोरों के वक्त भी रूल करती थी। गोरे उनको बना के, ज़मीनें दे के, खड़ा करके, सर पे नाजल करके गए। हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी दीगर क्रेसी ने उन्हीं के ऊपर अपना उसी लिस्टों को जितनी भी क्रेसी हैं वो सारी क्रेसियों ने मिलके वो जो लिस्टें बनाई है ना, जो नोटेबल की डिप्टी कमिश्नर तक, वो नोटेबल की लिस्टें एलीट क्लास की हैं। उसमें हराम है कोई प्रोफेसर, कोई पढ़ा लिखा, कोई समझदार, कोई रिसर्चर, कोई गरीब का बाल बच्चे का कोई अमल दखल या कहीं आसपास भी गुजर सके, उसको तो जानते ही नहीं। तो अगर आपने यही चंद हज़ार लोगों को मिल के लोकल बॉडीज़ का और डिसेंट्रलाइजेशन और उसकी इंतज़ामी यूनिट का रास्ता रोकना है, तो फिर मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आप सूबों की तरफ ना जाएं। सूबों की तरफ बहुत जो शदीद कमी जिधर है, उधर ही पंजाब को एक सदर्न पंजाब का सूबा दे दें, सिंध को अपर और लोअर कर लें और कराची अलहदा कर दें। आप KPK में हज़ारे का सूबा निकाल के उनको फाटा को भी एक यूनिट का, उधर भी कोई 2-3 का, इससे ज़्यादा ना जाएं। बलूचिस्तान को डिवाइड करें, 2-3 सूबों में करें, बहुत लंबा चौड़ा काम है। ग्वादर को इंडिपेंडेंट कर दें, फेडरल एरिया कर दें, ग्वादर को माइंस एंड मिनरल को फेडरल प्रॉपर्टी कर दें। और अच्छा, आपने महज कराची के बारे में शायद तजवीज़ की, कराची को भी इंडिपेंडेंट फेडरल कर दें, तो देखें फिर आपकी तरक्की और रास्ता किस, और इन्वेस्टर भी आएंगे। दुनिया के सारे इन्वेस्टर ये जानते हैं कि पाकिस्तान में माइंस और मिनरल और नेचुरल रिसोर्सेज और ब्लू इकानमी के $1 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट मौजूद हैं, मगर ट्रिलियन क्वांटिटी की रुकावटें भी मौजूद हैं। रेड टेपिज्म मौजूद है, करप्शन मौजूद है, इनएफिशिएंसी मौजूद है, इस किस्म के लॉज मौजूद हैं कि आप उनकी फाइलें पूरी नहीं कर सकते कई साल। तो बहरहाल जब आप इस्लाह करें तो फिर आप नीचे PN से लेके ऊपर तक प्रेसिडेंट हाउस तक इस्लाह करें, इम्प्लीमेंट करें पूरे जोर के साथ, जैसे फौजी करते हैं, पूरे जोर के साथ इम्प्लीमेंट। जो काम का आगाज कर दिया उसको पूरी तनदही से करें। रुकावट आए फिर उसको फर्क कर दें। रुकावटें रास्ते में कोई रुकावटें आएंगी। लोगों ने अभी अब मगरमच्छों ने अपना सारा कुछ कब्जा करके तो हर महीने अरबों खरबों पार करने शुरू किए हुए हैं। वो रुकावटें आएंगी, मगर अगर ऐसी कोई रुकावट आती है तो फिर वो लोग, मेरा ख्याल है कि इस काबिल होंगे कि उनको रिटायर करके कहा जाए कि आप अपनी 18 शुगर मिलें चला लें। फिलहाल ये गरीबों का मामला, इस मुल्क को मेहरबानी करें, मुल्क के ऊपर मेहरबानी करें। कोई ज़रूरत नहीं कि 18 मिलें भी आपकी हों, और तो आप 18 दफ़ा गवर्नमेंट में भी हों और 18वीं तरमीम भी करवा जाएं और मुल्क को बिल्कुल बिस्तरे पे डाल जाएं। ये अभी आगे नहीं होना, आगे चीज़ें ठीक करनी पड़नी है, उसकी तैयारी करें। बहुत ज़्यादा सूबे बाबे ना बनाएं, इसलिए कि ना तो हम बहुत ज़्यादा गवर्नर और बनाना चाहते हैं, ना हम चीफ मिनिस्टर, हमारा हाजमा पहले बहुत ख़राब है, ना हम असम्बली के MPs और बनाना चाहते हैं, वो पहले रोक के बैठे हैं लोकल बॉडीज़ को, ना हम पैसे नहीं हम पाकिस्तान के पास, और ना पाकिस्तान फालतू पैसे ज़ाया कर सकता है। ये रुकावट, ये एक मैं और चीज़ अर्ज़ करूँ, आया सूबे बनाने से करप्शन ठीक हो जाएगी? नहीं। आया सूबे बनाने से इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? नहीं। आया सूबे बनाने से मुहासबा ठीक हो जाएगा? नहीं। आया सूबे बनाने से जस्टिस सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं। तो फिर सूबे तो सिर्फ इस चीज़ की निशानी है कि डिसेंट्रलाइज करें, अपनी पावर्स कम करें, नीचे पावरफुल मेयर कायम करें। अगर दुनिया के हर शहर का मेयर जो है वो उतना ही पॉपुलर और उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना ही डिसीजन मेकर है,
जिस तरह बाकी उसके लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं, तो इधर क्यों नहीं है? इधर तो मेयर ही कोई नहीं है। इधर को मेयर शेयर आता है तो वो वैसे ही चमचा आता है, ख़त्म हो जाता है, करने के काबिल ही नहीं होता, दिहाड़ी लगाता है, घर चले जा। मेरिट पे लाए। हाँ, एक और अर्ज़ कर दूँ, अनपढ़ भैया आपने तो मैंने सेनेटर तक का अनपढ़ रखे हुए हैं, फारग कर दें इन अनपढ़ों को। ज़राअत में चाहिए, इनकी ज़रूरत है, उधर बैठ के ज़राअत के शोबे को अपडेट करें। पढ़े लिखे लोगों का काम है, लिखाई पढ़ाई का काम है, बजट को पढ़ना, लेजिस्लेशन को पढ़ना, आगे फोर्स है दुनिया के सारे निज़ामों को पढ़ना, अपने निज़ाम को उनको मुताबिक चलाना, AI को इस्तेमाल करना। करण साहब एक ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट्स जी। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे जी। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कर्नल सैफ कुरैशी जी। कर्नल साहब आप वो बात कर रहे थे ना, मैं गुजारिश कर रहा था कि क्या सूबे बनने से जी। इंसाफ मिल जाएगा, हाँ। करप्शन खत्म हो जाएगी? सर ये चीज़ें पहले मेयर कहाँ गया, हाँ। मेयर का सर ये और मेरिट पे भर्तियां करें। बस जी, फौरी तौर के ऊपर आप एजुकेशन को, आप टेक्नोलॉजी को, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, वो ना करें। आप 1 ट्रिलियन के लगभग बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में पैसा दे के लोगों को फ़कीर बना रहे हैं, घर बैठ के बगैर काम के पैसे ना दें। इनको फ़कीर ना बनाएं, इनको मेहनत कश बनाएं। हाँ, इनको एम्पावर करें, इनको एम्पावर करें। ये हर घर में, मैं एक प्रोजेक्ट आज ही अर्ज कर जाता हूँ, आप इतने बिलियन आपके पास हैं, 1-1 बिलियन आप हर डिस्ट्रिक्ट को दें सारे पाकिस्तान में। और टास्क क्या होगा? टास्क ये होगा कि हर घर में सिलाई की मशीन दें, हर घर में सिलाई की मशीन दें। टेक्सटाइल कंट्री है, आप कपड़ा लें बेडशीटों का और पिलो बनाने का, बेडशीट और पिलो बनाने का सिर्फ एक आइटम ले लें और सारे मुल्क में हर घर में सारा दिन सिलाई करवाएं। सिलाई का मुआवजा डेली उनको मिले जो मेहनत कर रहे हो लोग। और ये जो बन गया है, ये जितनी आपकी एम्बेसियाँ हैं दुनिया में, तमाम में कमर्शियल काउंसलर और एम्बेसडर की जिम्मेदारी लगा दें, कन्वर्ट कर दें उनको एक्सपोर्ट के शोरूम में, एक्सपोर्ट के बेस में। बहुत अच्छा आइडिया है। और उधर से वो ऑर्डर लें। दुनिया में बेडशीट और ये पिलो की कोई इतने ऑर्डर हैं कि कोई मुल्क पूरा नहीं कर पा रहा। और ये लेबर भी इतनी चीप कहीं नहीं है दुनिया में, इसलिए ये वारा ही नहीं खाती। अभी तो ये चाइना को भी वारा नहीं खाती, इंडिया वियतनाम को वारा नहीं खाती, तो ये खाली पड़ी हुई फील्ड है। फिर इसमें ऐड करते जाएं, इसमें बच्चों के गारमेंट ऐड करें, इसमें फैशन गारमेंट ऐड करें, इसमें जो मर्जी ऐड करते जाएं। बाद में ये फिर गारमेंट इंडस्ट्री बन जाएगी आपकी। इसको शुरू करें 1-1 मशीन घर दे के, या उधर यूनियन काउंसिल में 200-300 मशीनें रखें। बच्चियाँ फारग पड़ी हुई हैं, घरों में बैठी हैं, 5-5 बच्चियाँ घरों में बैठी हैं, ना बेचारियों की शादी हो रही है, ना वो किसी काम पे लग रही हैं। उनको काम दें। और जब ये, मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि मरियम बीबी जब आएंगी तो ये एक रेवोल्यूशन ले आएंगी। रेवोल्यूशन उन्हें कोशिश करती हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, मगर वो इम्प्लीमेंटेशन में फिजल आउट हो जाते हैं। बाद में उनको दुख होगा कि मैंने इतने अनाउंस किए और ज़मीन के ऊपर ग्रीन बसों के अलावा नज़र नहीं आई, और ग्रीन बसों के साथ पीछे जो किक बैक हैं उनकी किस्से कहानियाँ और स्कैंडल निकल रहे हैं। अभी से अपनी ओरिएंटेशन ठीक करें, अपनी टीमें बेहतर करें, तजर्बाकार लोग लें और लॉन्च करें। आप इकानमी में नज़र आएँ दुनिया को। पंजाब एक बड़ मुल्क के बराबर वसाइल हैं आपके, उस साइज़ भी आपका उतना है, तो क्यों नहीं आप एक्सपोर्ट में ठीक ठाक करते? पहले अपने बेसिस इकानमी की तो मजबूत करें, फिर जो मर्ज़ी आगे करते रहें। बहरहाल बहुत कुछ करने वाला है, वो किसी वक्त बाकी हम इस पर एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे, मगर इस वक्त मैं उस चीज़ को भी साथ कवर कर जाऊँ जो कि ये अभी डिफेंस पैक्ट वाला है। देखिए, डिफेंस पैक्ट में पाकिस्तान ड्रोन बनाने में बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान मिसाइल बनाने में बहुत आगे जा, यानी ये जो ईरान वाला धाकता है मिसाइल ड्रोन, सर हम उनसे कम नहीं है? सर उनसे आगे हैं। अच्छा, हम मिसाइल में बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे मिसाइलों की रेंज, मैं कहना नहीं चाहता, कोई दुनिया का हमारा दुश्मन हमारी रेंज से बाहर नहीं है, कोई भी।
और हम एटॉमिक भी हैं, न्यूक्लियर हेड एटॉमिक भी हैं। हत्ता के जो समुंदर बाहर हैं वो भी। जी वो भी। हम जो वेपन डेवलप कर रहे हैं, वेपन्स डेवलप कर रहे हैं, जेट डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, हम दुनिया से इन स्टेप हैं, पीछे नहीं, कहीं ना कहीं आगे हैं। तो इस लिहाज से तो हम तुर्की से भी आगे हैं। जी, आपकी एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन भी कह रहे हैं, ये इजरायली भी कह रहे हैं, ये अमेरिकन एयरफोर्स के अफसर भी सारे ये कह रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस है, मेरिट है। हमारी ग्राउंड फोर्सेस जितने कंपटीशन होते हैं वेस्ट में, तमाम जीत के आती हैं, और तकरीबन टॉप पोजीशंस में आते हैं, हमेशा आती हैं। ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरस्कार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर में सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे। शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर खुशाई। ये वो ये जो फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं, टर्की की, पाकिस्तान की, सऊदीया की, इनकी हिस्ट्री, इनके शहीद, इनकी बेसिस, इनकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है। ये आगे रुकेगी नहीं, इसलिए कि मिडिल ईस्ट ने वो गैप क्रिएट कर दिया दुनिया में। अमेरिका अभी अपने P5 की मैं बात करूंगा, हमने P5 मैंने और मियाँ साहब ने पिछले 1.5 साल से लॉन्च किया है। अभी लोगों को कानों पे नहीं, उनके सिरों से भी वो नजर आया करेगा। P1 पीस, शेयर्ड पीस, आपका पीस हमारा पीस। P2 प्रोटेक्शन, P3 प्रोग्रेस तरक्की, P4 प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, और P5 फॉर पुअर पीपल ऑफ द ग्लोब। इसके ऊपर सारे आ जाएंगे, अमेरिकन इकॉनमी भी ठीक हो जाएगी, उधर के अवाम भी ठीक हो जाएंगे। और इसका मैं सर्वे ज़रूर अर्ज कर जाऊँ, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने P5 के ऊपर टिक करके यस ना भेजा अवाम ने हमें। सारी दुनिया की अवाम अमन चाहती है, खुशहाली चाहती है, कोई शक नहीं। और सारी दुनिया में कई ऐसे हुक्मरान हैं, इतने जालिम हैं, नेतन्याहू जैसे, जो 40-40 साल के बैठे खून पी रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं। तो देखिए, उनकी हुकूमतें इसी पे कायम हैं कि वो हमले करें, लोगों के एसेट लूट के ले जाएं, लोगों के मुल्क और शहर ख़त्म कर दें। अभी नहीं चलेगा। अभी इस तजर्बे के बाद जो ईरान ने करा दिया, अभी नहीं चलेगा। अभी बाकी मुस्लिम भी बहुत जल्द, मुस्लिम ममालिक शामिल हो जाएंगे इसमें, और ये टेक्नोलॉजी में भी आगे होंगे, ये एयरफोर्स में भी आगे होंगे, ये मिसाइल में भी आगे होंगे, और ये ग्राउंड ट्रूप्स में भी आगे होंगे। कोई ग्राउंड ट्रूप टर्की का या पाकिस्तान का बर्गर नहीं है। ग्राउंड के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, मुहाज के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर रोज़ाना शहादत देते हैं, रोज़ाना रिजल्ट दिखाते हैं। इवन दहशतगर्दी में रिजल्ट दिखाते हैं। पिछले 20 साल से दहशतगर्दी को भी कंट्रोल करते हैं। साहब, आप तो चूँकि खुद आर्मी के सीनियर रहे हैं, मैं तो हैरान हो गया। मुझे एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, एक कोर कमांडर थे, उन्होंने बताया कि उनका बेटा खुद कोई कैप्टन या मेजर था, तो वो महाज पे था। एक अमूमी तासर होता है कि शायद जर्नलों के बेटे नहीं होते। नहीं सर, नहीं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी को सर इम्तियाज हासिल है। सर कई मिसालें हैं, एक नहीं, घर मिसालें हैं। बेटा भी शहीद हो रहा है, बाप भी शहादत ले बैठा हुआ है। मैं आज भी आपको, आपके ऊपर रैंक तक, जनरल अफजल के वालिद कर्नल शहीद हुए थे 65 में। जनरल अफजल आज उन्होंने इंजीनियर चीफ होने के बावजूद उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बाहर से PhD की है। अभी वो लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहम्मद अफजल, और अभी एक नहीं, उसकी तीसरी किताब लिख रहे हैं। किस चीज में PhD की है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये वो शोबा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जिसमें पाकिस्तान और बाकी गरीब मुल्कों को इकोनॉमी के मसाइल में बहुत शदीद ज़रूरत है। और हमें हर दफ़ा बाहर के एक्सपर्ट हाईजैक करके ले जाते हैं। कोई जब लोन आता है तो उसके साथ कंसल्टेंट आते हैं,
और वो एक 1/3 पहले ही काट के पीछे रख लेते हैं कंसल्टेंट की फीसें। जिस हालत से ये लोन आते हैं और जिस तरीके से आपको दिवालिया कराते हैं, इसके ऊपर भी पूरी किताब का किसी वक्त आपको सुनाएंगे। ये भी बड़ी खौफनाक डिटेल्स हैं। तो ये फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर हमारे लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को लेना और उसके अंदर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। और आपकी डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन, अभी डिफेंस प्रोडक्शन पहले अकेले पाकिस्तान की थी, अभी तीनों मुल्कों के यूनिट लगेंगे, अंडरग्राउंड शहर बसेंगे। सिर्फ ईरान में ही अंडरग्राउंड मिसाइल नहीं बनेंगे, अभी पाकिस्तान में भी बनेंगे, टर्की और सऊदीया में भी। और एक और चीज़ मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, अमेरिका को इनकार होना था, अमेरिका ने सऊदीया को न्यूक्लियर होने की इजाज़त साइन कर दी है, एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन ऊपर दुमछल्ला लगा दिया पुरअमन का। सर वो ठीक है, पुरअमन ही होगा सर, पुरअमन में भी तो काम करना पड़ेगा, मगर उस न्यूक्लियर में मैन पावर, टेक्नोलॉजी, सेंट्रीफ्यूजल, जो कुछ भी अरेंजमेंट होना है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के इंजीनियर करेंगे। वो सबसे कॉम्पिटेंट दुनिया में जो लोग हैं और इस्लाम के साथ जुड़े हुए, खुदा के आगे जो हरम की पासबानी वाले हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबखा के काशिवर, ग्वादर तक तो हो गया, गजा के साहिल से लेके ग्वादर तक तो हम पहुंच गए। अब तो कह रहे हैं ना कि मिस्र भी शामिल हो रहा है। अर्ज करूं, मिस्र भी आ रहा है, बाकी भी नील का साहिल तो आ गया, नील का साहिल भी आ रहा है और चाइना साथ जुड़ गया है। दो काशगर का तो हम पहुंच गए। दो चीजें मैं और अर्ज करता जाऊं सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहने लगा। इस वक्त चाइना की तरक्की का राज उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है, उसकी कॉटेज इंडस्ट्री पे है। जो मैं कहता हूँ ना कि ये गारमेंट यूनिट बना दें, कॉटेज इंडस्ट्री बनाएं, छोटी छोटी चीज़ें हर घर में बनाएं। उनको एनर्जी चाहिए, उनकी जो एनर्जी की डिमांड है, ऑयल की, फ्यूल की जो डिमांड है, वो रोज़ाना इतने शिप्स हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो मुल्क चल रहा है एनर्जी पे है, और उसको काटने के लिए पेंटागन भी कोई सोया नहीं हुआ। उनका इस वक्त जो रूट है, जो उनको एनर्जी जा रही है, वो मलाइका, स्टेट ऑफ मलाइका से गुजर के जा रही है। स्टेट ऑफ मलाइका स्टेट ऑफ हुरमस से भी ज़्यादा तंग है, और वो गुजरती है म्यांमार से, फिर उसके बाद और उधर से थोड़ा सा इंडिया से होके फिर चाइना जाती है। इस रूट को ब्लॉक करने के लिए क्वाड की ऑर्गेनाइजेशन ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आसपास जापान से, सब ने उसको इंसर्कल किया हुआ है, मार किया हुआ है। जिस वक्त चाहे इसको काट देंगे। तो चाइना की स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक कर दे। चाइना की सर्वाइवल ग्वादर पे है, पाकिस्तान पे है, हमारे ऊपर है। हम अच्छा, ग्वादर जो है स्टेट ऑफ मलाका का अल्टरनेट है सर, स्टेट ऑफ मलाका से बहुत आगे है। हमारी पोर्ट जो सीधी चाइना की पोर्ट इधर नज़दीक हमें लगती है, वो उधर दूसरे कोने पे है। इधर की पोर्ट बिल्कुल आंख झपकने के फासला है ग्वादर से। एक दूसरा, ग्वादर से गैस की और फ्यूल की पाइपलाइन काशगर तक बनेगी। काशगर से आगे ना सिर्फ सेंट्रल एशियन स्टेट्स बल्कि चाइना की सारी पाइपलाइन लिंक्ड है ऑलरेडी। तो ये नेटवर्क जो है ये बनना ही बनना है, ये आगे चलना ही चलना है। हमारी ज़रूरत जियोपॉलिटिकली लोकेशन की वजह से और हमारी परफॉर्मेंस की वजह से चाइना को भी है, अमेरिका को भी है। ना हम यूएसए के दुश्मन हैं, ना हम चाइना के दुश्मन हैं। हम इधर भी पूरी सिंसेरिटी से काम करेंगे, उधर भी काम करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। एक और चीज़ मैं करूँ, दुनिया का हब जो है, सुपर पावर का हब, वो इन 3 मुल्कों के एग्रीमेंट में है। इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। बड़ी अहम बात मैं आपको करने लगा हूँ। टर्की, नेटो और यूरोपियन आ रहे हैं इस पैक्ट में। पाकिस्तान, चाइनीज़ हमारे साथ आ रहे हैं। सऊदीया ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट में है यूएसए से। चाइना ऑन बोर्ड है इस मक्का एग्रीमेंट। चाइना भी ऑन बोर्ड है। उन्होंने ऑलरेडी अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे के इसको अप्रिशिएट कर दिया। अच्छा, पेंटागन ने इसको ऑलरेडी अप्रिशिएट कर दिया, यूरोप ने इसको अप्रिशिएट कर दिया। कोई मुल्क स्वाय ईरान की एक ये तो फिर पाकिस्तान की एक नामवरी की एक और बड़ी मिसाल है। तो पाकिस्तान की वो अचीवमेंट है, ये मैं आपको आज बता दूं। हमारे पास $1 ट्रिलियन के एसेट। अच्छा, ईरान के कुछ लोग क्यों इस पे हरदर्द हमारे पास $1 ट्रिलियन के एसेट पड़े हुए हैं।
रिकॉर्डिक जिधर आई है और वो भी चलते हुए कभी चलते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। रिकॉर्डिक का भी मैं किसी दिन पूरा हिसाब किताब करूँगा। फिर 28 में भी मुझे तो वो नज़र नहीं आ रही कहीं, उसका कुछ करना ही पड़ेगा। बहरहाल मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ कि सऊदीज़ इन्वेस्टर आएंगे रेयर अर्थ में और बाकी चीज़ों में, चाइनीज़ आएंगे, अमेरिकन आएंगे, ग्वादर में और ग्वादर के आसपास बाकी जो हमारा 1000 किलोमीटर का कोस्ट बेल्ट है वो सारी की सारी बहुत वैल्यूएबल है। उधर हमसे जगह अमेरिकन को भी चाहिए, वो भी मांग रहे हैं, चाइनीज़ भी मांग रहे हैं। हम ये चीज़ें किस अक्ल से, किस समझ से, किस को देते हैं या ख़ुद डेवलप करते हैं और क्या फैसिलिटी देते हैं जो पाकिस्तान के पास फ्यूचर में है, दुनिया के किसी के पास नहीं है। हम खाली हाथ नहीं बैठे हुए। हाँ, एक और चीज़, यानी अब आपको जो जायज़ एक गिला था रिकॉर्डिक में गड़बड़ हुई वो अब नहीं होगा। सर ज़्यादा हो गया जी, गड़बड़, वो ठंडे होके बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे। अच्छा, वो जो 28 तक उन्होंने प्रोडक्शन देनी है, उनकी 2028 तो आया खड़ा, स्पीड कम कर दी है उन्होंने। मैं तो रिकॉर्डिक को खुल के पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसके बचें, अपने आप को बचाएं। कोई यूए अभी आपको समझ आ गई है कि यूए में जो माल भेजेंगे वो तो आप इसराइल की तहवील में भेज रहे हैं। खुदा का खौफ करें। जिस तरह उनकी आपस में उनके वो तल्लुकात है, वो तो और यूए तो खत्म होगी। जिस रिफाइनरी ने लेके उसको प्रोसेस करना था उसके तो मलबे पड़े हुए हैं। अपनी रिफाइनरी लगाएं, सऊदी अरब को क्या रिफाइनरी? अब ये जैसे आप कह रहे हैं कि चाइना भी इधर रेयर अर्थ में आएगा, सर चाइना को अमेरिका भी आएगा, चाइना को भी उसको भी तो इसका मतलब यहाँ शायद आप ग्वादर में शफाफियत ग्वादर में भी, बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, केपी के हर जगह हमारे पास रिसोर्सेज हैं। कॉपर भी है, गोल्ड भी है, जेमस्टोन भी है, ऑयल भी है, सारा कुछ है। सिर्फ लेकिन ये मादनियात भी ऑयल से कम कीमती तो नहीं। ये है कि हुब्बुल वतनी की कमी है। हुब्बुल वतन बने, पाकिस्तान का बने अपने। लेकिन इस वक्त तो अनाने हुकूमत फील्ड मार्शल और शहबाज साहब के हाथ है। सर फील्ड उनसे तो धोखा है कि शफाफियत का करेंगे। मेरी गुजारिश उनसे ये होगी कि रातों रात वो हर 24 घंटे उस चीज़ पे काम करें कि जो हमारी ज़रूरत है, और उधर एक मिनट ज़ाया ना करें कि जो मीडिया कंपेन जिधर हमें खींच खूंच के हर रोज़ ले जाता है अडियाला जेल के बाद, हर रोज़ उसी काम पे जो लगा हुआ उस टॉपिक को भी रिजॉल्व कर दें, उसको भी लंबा ना करें। उनको निकाल दें। सर जो करना है नेशनल कंसेंसस में वो तो कर दिया उन्होंने, सजा तो मिल गई। सर सजा मिल गई है। और फिर ये कि ये जो सारे मीडिया वाले ये जो बनाते रहते हैं ना, दिहाड़ियाँ लगाते रहते हैं अडियाला वाली, वो बंद करा दें। मीडिया वो खबर के जिसकी कौम को जरूरत हो, सर कौम के मुफाद की बात मीडिया पे आए, हाँ, जाती मुफाद की बात ना आए। हाँ, सही कहा आपने। लेकिन वो जिसका दिल चाहता है वो जाती और सियासी फायदा लेने के लिए सारी कौम को, और उसमें वो बिल्कुल मेरा ख्याल अपनी जाती जो प्रेजुडिसेस है वो शामिल कर लेते हैं, शामिल हो जाती है। ये मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा हमारा एक साल है। वो भी अकल करें। सर मैं एक चीज़ अर्ज करूं, खान साहब भी अकल करें। अच्छा। खान साहब को बाकी सारी जो भी हैं चीज़ें मैं सिर्फ एक पॉइंट पे कहूँगा जी। खान साहब आपने ये जो गरीब की नब्ज़ पे हाथ रख के आपने इसको सपोर्ट कर दिया, रीसेट को उन्होंने एंडोर्स किया, सपोर्ट कर दिया। अच्छा। पीटीआई ने ऑफिशियली रीसेट को और डिसेंट्रलाइजेशन को और सपोर्ट कर दिया, बाकी नहीं किया। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां अभी तक अपनी जमा तफरीक में और खुशी और नाराजगी की खबरें आ रही हैं, मीटिंग हो रही कि नहीं हो रही। हाँ। जो उन्होंने ये किया ये कोई छोटी बात नहीं है। खान साहब अक्ल से, समझ से, कोई बंदे आपके ऐसे जो टेबल पे बैठ के इसमें से कोई रिजल्ट कंक्रीट निकाल सकें और आप कंक्रीट नेशनल इंटरेस्ट में आप क्या काम कर सकती है पीटीआई, वो मंसूबा सामने लाएं। आपकी अगर कोई चीज़ बचत होनी है या पीटीआई ने आगे बढ़ना है तो मेरिट पे बढ़ना है, एहतजाज से नहीं बढ़ना, इस्लामाबाद पे हमले करके नहीं बढ़ना। कुछ नेगोशिएशन हो रही हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आपसे मुलाकातें हो रही हैं, उस मुलाकात में कौमी मुफाद को सामने रख के
अपने अपने ज़िंदगी को वक्फ कर दे यानी पाकिस्तान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं। हो रही हैं। अच्छा, तो उसमें कोई उसका मिशन क्या है? यानी सर मिशन तो यही है कि आगे बढ़े, मुल्क को इकट्ठे होकर आगे आगे चले। बेहतर तो यही है। हाँ, तो वो उसमें चलो, एक हमारे पास मिनट रह गया जिसको वाइंड अप करना। सर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमने आज बहुत अहम बातें की हैं। अहम बातों के पीछे सारा कुछ तो मीडिया पे कहा नहीं जा सकता। इनकी डेप्थ है हर चीज़ की। अगर मैं कहता हूँ कि ये हम चौथी पावर बन गए हैं, अमेरिका नीचे गया है, स्पेस क्रिएट हुई है, रशिया, चाइना और मुस्लिम वर्ल्ड बिल्कुल क्लियरली चौथी पावर हम बन गए हैं, नज़र आ रहे हैं। हर बंदे को चाहिए अपने ज़ाती मुफाद को ख़त्म करके कौमी मुफाद और मुस्लिम उम्मा के मुफाद में काम करे। आज के बाद बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा तज़किया दिया जी कि प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा और इसका लुबे लबाब यही है और बड़ा हौसला अफजा है कि हम मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो चौथी पावर बन चुके हैं और दुनिया में जो पहले यक कुतबी एक सिलसिला चलता है उसको जग पहुंची है। और हम सब को चाहिए मिलकर फ़र्दन भी और इज्तिमाई तौर पर भी इस मिशन की तरफ, इस मंजिल की तरफ हम गामज़न हों और अपना अपना हिस्सा डालें। इसके साथ ही मियां सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।